सियासी जगत में हमेशा भविष्य अप्रत्याशित होता है। कब कौन साथ चलने वाला किस मुकाम पर साथ छोड़ दे या बागी हो जाए या फिर धोखा दे दे, ये कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं जानता है। और इसी अप्रत्याशित भविष्य को चमकाने की चाहत में और सत्ता का स्वाद चखने के लिए कभी अपनों को धोखा देकर कुछ लोग अलग राह पर निकल पड़ते हैं, तो कुछ लोग अपने वक्त को बदलकर अपनी किस्मत और हालात दोनों को ही परिवर्तित कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इस समय हो रहा है बिहार की सियासत में, जहां कभी सत्ता का स्वाद चखने वाले एक नेता आज अपने ही वर्तमान और भविष्य दोनों को ही लेकर ऐसी दुविधा में अटके पड़े हैं कि उनकी हालत त्रिशंकु जैसी हो गई है। न तो केंद्र की सत्ता का स्वाद चख पा रहे हैं और न ही राज्य सरकार उन्हें कोई तवज्जो दे रही है और न ही उन्हें अब संगठन में रखने के योग्य समझा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस समय बिहार की सियासत में त्रिशंकु की स्थिति में अटके हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अर्थात रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की, जो अब अपने लिए एक नई पृष्ठभूमि तलाशते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बिहार में अब विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीते 13 नवंबर को ये चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज सीटें शामिल हैं। वहीं खबरों के अनुसार बीते 13 नवंबर को इन चारों सीटों पर हुए उपचुनाव में पड़े मतों की यदि हम बात करें तो इन सीटों पर कुल वोटिंग प्रतिशत 52.83% रहा है। वहीं तरारी में 50.10% वोट डाला गया, रामगढ़ में 54.02%, इमामगंज में 51.01% और बेलागंज में 56.21% वोटिंग हुई है। लेकिन इस उपचुनाव के बाद अब बारी आती है अगले साल होने वाले मुख्य चुनाव यानी बिहार विधानसभा के 2025 में होने वाले चुनाव की। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और इसी क्रम में नए दलों की तैयारी भी जोरों पर है। लेकिन कुछ ऐसे बिहार की सियासत के कुछ ऐसे धुरंधर भी हैं जो इस समय अपने भविष्य के धुंधलेपन में खोए हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा के अध्यक्ष और एनडीए सरकार में कभी मंत्री रह चुके पशुपति पारस आज एक अलग ही राजनीतिक मझधार में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्हें अब किसी खेवनहार के आने का इंतजार है जिसके सहारे वो अपनी नौका को पार कर सके। कुछ समय पहले तक पशुपति पारस एनडीए के घटक दल के रूप में जाने जाते थे। उनकी पार्टी एनडीए में शामिल थी और कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर से उन्हें कोई बड़ा और सम्मानजनक पद मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्हें एक बार फिर से बड़ा धक्का जरूर मिल गया। उनके ग्रह नक्षत्र कुछ इतनी तीव्र गति से बदले कि जो पशुपति पारस कभी एनडीए का हिस्सा बनकर मंत्री पद की मलाई खा चुके हैं, उन्हें पिछले महीने हुई बैठक में बुलाया तक नहीं गया, यानी एनडीए की बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। इसके बाद जो कुछ बची खुची उम्मीद थी वो भी उस वक्त धराशायी हो गई जिस समय लोजपा कार्यालय के लिए बिहार सरकार की ओर से आवंटित किए गए सरकारी भवन से उन्हें पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी चुप्पी साधे पशुपति पारस ने इस मामले पर भी कोई बयानबाजी या टिप्पणी नहीं की। लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि पशुपति पारस अब कहीं और से अपनी लाइन को जोड़ने की जुगत में लगे हुए हैं और एनडीए से अलग किसी और नए समीकरण पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही उस नए समीकरण का खुलासा भी होगा। वहीं गौरतलब है कि साल 2020 में रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उसके अगले साल यानी 2021 में पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा करते हुए मौके का फायदा उठाकर लोक जनशक्ति पार्टी अर्थात लोजपा के 5 सांसदों को अपने साथ मिलाकर एनडीए से गठबंधन कर लिया और इस गठबंधन का उन्हें इनाम भी एनडीए की तरफ से मिला। उस समय पशुपति कुमार पारस को मोदी कैबिनेट में जगह देते हुए मंत्री पद दिया गया। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जिन्हें पशुपति पारस के इस कदम से बड़ा धक्का लगा था, वो अकेले पड़ गए थे। लेकिन धीरे धीरे चिराग पासवान ने खुद को संभाला और अपनी नई पार्टी का गठन किया, जिसे उन्होंने नाम दिया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी लोजपा रामविलास। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को हर मोर्चे पर मजबूत किया और आगे चलकर उन्हें एनडीए में शामिल होते हुए यानी कि उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया और उसके साथ
भाजपा से गठबंधन कर लिया और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 की 5 सीटों पर अपनी पार्टी को जीत दिलाई और अपनी मजबूत स्थिति बनाते हुए मोदी कैबिनेट में मंत्री पद भी हासिल कर लिया। जबकि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले पशुपति पारस की ग्रह दशा कुछ इस कदर बिगड़ने लगी कि उन्हें और उनकी पार्टी को एनडीए की ओर से लोकसभा चुनाव में एक भी सीट के काबिल नहीं समझा गया। इससे नाराज पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और फिर वापस अपने दल को संभालने लगे। उनकी पार्टी और उनके समर्थकों को लगा कि अब पशुपति पारस अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर खुद चुनाव लड़ेंगे और साथ ही अपने समर्थकों को भी टिकट देंगे और उनके समर्थक भी लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा उनके साथ गठबंधन में बनी रहेगी और उन्हें एनडीए में रखा जाएगा, जिसके चलते खुद को लोकसभा चुनाव से पशुपति पारस ने अलग रखा। और वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव में 5 की 5 सीटों पर जीतकर बाजी मार ली। वहीं अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद भी पशुपति पारस की थोड़ी सी अहमियत बढ़ी थी। दरअसल बीते अगस्त महीने में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के कुछ फैसलों को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की थी और नकारात्मक रवैया अपनाया था, जिसको लेकर चर्चा होने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान अब एनडीए से किनारा करने वाले हैं। इसी चर्चा और संदेह को लेकर बनी पृष्ठभूमि के चलते चिराग पासवान को सावधान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पशुपति पारस से मुलाकात की थी, जिसका प्रभाव यह हुआ कि पशुपति पारस बिहार में एनडीए की मजबूती का दावा करने लगे और अपने समर्थकों से वो कहने लगे कि उन्हें जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक और पशुपति पारस अपनी खुशी का इजहार अपने समर्थकों के बीच कर ही रहे थे। वहीं इसी दरमियान चिराग पासवान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी एक मुलाकात हुई, जिसके बाद चिराग पासवान के सुर बदल गए और उन्होंने अपने विरोधाभास वाले शब्दों पर नियंत्रण करना शुरू किया और सामूहिक रूप से ऐलान किया कि उनके एनडीए के साथ रिश्ते अटूट हैं और कभी खत्म नहीं होंगे। वहीं इसके साथ ही चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की भी प्रशंसा करनी शुरू कर दी और उस समय पहली बार ऐलान किया कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जहां एक और चिराग पासवान के बदले सुरों पर लगाम लगी, तो वहीं इस बात से पशुपति पारस को एक बार फिर से बड़ा और करारा धक्का लगा और उनकी खुशी कुछ पल में ही पानी के बुलबुले की तरीके से फूटकर खत्म हो गई। वहीं इसके बाद उन्हें सूबे में नीतीश सरकार से थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, लेकिन हुआ कुछ और ही। रालोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को नीतीश कुमार से साथ देने की उम्मीद थी, मगर जल्द ही उस उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। रालोजपा को बिहार सरकार की ओर से पार्टी के लिए एक सरकारी भवन मिलने वाला था, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती है। बदलते वक्त के साथ बिहार सरकार की ओर से उस सरकारी भवन से रालोजपा को बेदखल करने के फैसले लिए गए, जिसकी वजह से पशुपति पारस की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब मुश्किल यह है कि पशुपति पारस की पार्टी को महागठबंधन की ओर से भी कोई मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी उन्हें उम्मीद है, लेकिन यह उम्मीद अभी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा की राज्य इकाई का यह मानना है, यह दावा है कि मूल लोजपा का वोटर चिराग पासवान से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और चिराग पासवान के साथ ही खड़ा है। ऐसे में पशुपति पारस साथ रहें या ना रहें, इससे कोई भी खास प्रभाव पड़ने वाला एनडीए पर नहीं है, लेकिन चिराग पासवान से अलगाव एनडीए के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही फिलहाल की गतिविधियों से चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश कुमार को भी अपने पक्ष में कर लिया है। अब ऐसे में लाजमी है कि पशुपति पारस से अधिक फायदेमंद एनडीए के लिए चिराग पासवान ही साबित होने वाले हैं। अब ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिहार की जनता से जानना चाहता हूं कि क्या चिराग पासवान का एनडीए के साथ रहना और एनडीए का पशुपति पारस से दूरी बनाना 2025 के चुनाव में प्रभाव कुछ बड़ा डाल सकता है, या फिर इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो 2025 में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बिहार की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।